आज बेसिकली हमें बात करनी है किसके संबंध में, लेबोरेटरी में जो भी एक्सीडेंट होते हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस स्थिति में हम क्या फर्स्ट एड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई भी दुर्घटना अगर लेबोरेटरी में घट जाती है तो हम उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की दुर्घटना में किस तरह के एक्शन हमें लेने हैं, इनके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं इनके बारे में। अलग अलग लापरवाही के चलते आपको अलग अलग दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये दुर्घटनाएं ऐसी होती है कि इनका परिणाम बहुत भयानक होता है। किसी भी तरह की छोटी छोटी लापरवाही हो सकती है। अगर सावधानियां पढ़ाई थी, जैसे सावधानियों में बताया था कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या प्रिकॉशंस एक लैब वर्कर को यूज करने चाहिए। जैसे अगर आप एप्रॉन नहीं पहनते हो तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लव्स नहीं पहनते हो तब भी प्रॉब्लम, और इसके अलावा और ऐसे क्या क्या तथ्य हैं अगर आप जिनको इस्तेमाल नहीं करते हो, जिनको इग्नोर करते हो, तो उनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सब के बारे में अपन देखेंगे, उनसे अपन किस तरीके से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एड बात करेंगे कि लेबोरेटरी में कभी कभी डेंजर एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में हानि हो जाती है। हानि यहां तक की होती है कि लैब वर्कर को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। अगर आप सोचो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई बिजली का झटका लग गया या इस तरीके की कोई घटना हो गई तो उसमें लैब वर्कर की जान भी जा सकती है। और इन लेबोरेटरी एक्सीडेंट से टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन को अवगत रहना अति आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं ताकि वो लापरवाही कभी ना की जाए। नेक्स्ट, लेबोरेटरी एक्सीडेंट के बारे में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जो प्राथमिक उपचार जो होता है उसमें संपूर्ण जानकारी, आपको उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वो कौन कौन से हैं आगे हम उनमें विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है रीजन ऑफ लेबोरेटरी एक्सीडेंट। तो कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से लेबोरेटरी में एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो वर्किंग लैब स्टाफ को लैब हेड द्वारा अगर प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं अगर वो ना दिए जाएं तो लैब में एक्सीडेंट हो सकते हैं। जैसे कोई एक हेड होता है जो जिसको हम बोलते हैं लैब मैनेजर, अगर वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहा है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि लैब हेड जो होता है उसको सारी जानकारी होती है, जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज होती है, तभी तो वो लैब का हेड है, उसको जानकारी होती है, उसे लापरवाही का भी पता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से उस लापरवाही को अगर ना क्लियर करे तो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, लेबोरेटरी में अनएजुकेटेड लोगों का काम करना। जैसे कोई किसी ने उस फील्ड के बारे में ना पढ़ा है, ना थ्योरी पता है, ना उसके प्रैक्टिकल्स पता है, और वो उस फील्ड में काम करने चला जाता है, जिसको उस फील्ड के बारे में कोई एजुकेशन नहीं है, तो हमें बहुत सारी समस्या हो सकता है ऐसा कि एक्सपीरियंस के बेस पर वो काम करने लगे कि उसको सिर्फ काम करना ही बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ रिजल्ट निकालना ही बड़ी बात नहीं होती, अपनी सेफ्टी भी जरूरी होती है, लैब की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों में बहुत अंतर होता है। अगर आप उसी फील्ड से एजुकेटेड होके आए हैं, पढ़ के आए हैं, तो आपको सारी चीजें होंगी, उसकी सेफ्टी भी, अपनी सेफ्टी भी, लैब की सेफ्टी भी, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पता होगी। लेकिन जो उस फील्ड में कभी गया नहीं और वो काम कर रहा है उस फील्ड में, तो उसको तो प्रॉब्लम होगी ना। लैब स्टाफ की कमी, अगर कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि एक ही बंदा सारे डिपार्टमेंट संभाल रहा है, वो पता चला यहाँ ये मशीन ऑन करके वहां चला गया दूसरे डिपार्टमेंट में, तो ये यहाँ पे क्या दुर्घटना घट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो हमेशा पर्याप्त लैब स्टाफ होना भी जरूरी होता है। अगर पर्याप्त लैब स्टाफ नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। चलो हम बात करते हैं लैब स्टाफ में अनऑथेंटिकल तरीके से काम करना। अगर प्रॉपर जो ऑथेंटिकल तरीका होता है अगर उससे आप काम नहीं करोगे और अगर किसी तरीके की सेंध लगाओगे या किसी तरीके का शॉर्टकट का यूज करोगे तो हो सकता है कि हमें समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। नेक्स्ट, लेबोरेटरी का सही तरीके से निर्माण ना होना। कोई भी आड़ी टेढ़ी लेबोरेटरी बनी है या उसमें वायरिंग है तो है, नहीं है तो नहीं है, किसी भी तरीके से उसमें होल्डर लटका के, डोरी में होल्डर फंसा के बल्ब लटका दिया है कि अभी वो रोशनी के लिए है, तार का प्लग ही नहीं है, उसको डोरियों पे ऐसे बांध के रखा हुआ है। तो अगर प्रॉपर तरीके से एक लैब नहीं बनी हुई है तो उससे भी एक खतरा होने का एक चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेबोरेटरी में सुरक्षा नियमों का पालन ना करना। क्या क्या सुरक्षा के क्या क्या नियम होते हैं, अगर उन नियमों को प्रॉपर तरीके से हम फॉलो नहीं करेंगे तो समस्या का सामना हमें करना पड़ सकता है। चलो अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनका प्रॉपर यूज ना करना। जैसे मशीनरी होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो विद्युत से, बिजली से चल रहा है,
अगर उनका प्रॉपर तरीके से यूज ना किया जाए या उनमें कोई समस्या आ रही है उनको अनदेखा किया जाए तो आपको ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलो अब देखते हैं लेबोरेटरी में स्टाफ द्वारा प्रोटेक्टिव मटेरियल्स का यूज ना करना। आप जो भी लैब वर्कर जो होते हैं उनके सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज, जैसे मास्क हो गया, अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्टेड इंसेक्ट है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो उससे बचाव के सारे प्रॉपर गाइडेंस आपको आने चाहिए। जैसे एक फायर एक्सटेंशन होता है उसको यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज किया जाता है उसके लिए मैंने बोला था एक सेशन रखेंगे अपन कि फायर एक्सटेंशन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है कभी अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। नेक्स्ट, लेबोरेटरी स्टाफ में मेंटल फिजिकल हेल्थ का ठीक ना होना। अगर जैसे आपका कोई मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, आपका मानसिक तरीके से आप स्वस्थ नहीं है, कोई समस्या हो रही है, तो उस स्थिति में भी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उस स्थिति में भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तबीयत खराब है या उस स्थिति में आप लगे हो काम करने के लिए, तो क्या होता है हमारा कॉन्सेंट्रेट उस पर उतना नहीं होता है। जब कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है तो हमें समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। जानकारी के अभाव में लैब स्टाफ और लैब हेड की लापरवाही। अगर जैसे किसी को प्रॉपर जानकारी नहीं है और वो भी लगा पड़ा है काम करने के लिए, जानकारी तो उसको थी नहीं, और अगर जानकारी का अभाव रहता है तो उसको लाजिम है कि उसको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें तो आप समझ सकते हो ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ों, इसलिए तो फर्स्ट ईयर जो होता है इसमें सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी कर लो, लैब की सेफ्टी कर लो, तब तो हम आगे जाके आपको फिर बताएंगे कि कैसे काम करना है। पहले सेफ्टी जरूरी है, सेफ्टी नहीं होगी तो फिर काम करने का क्या ही मतलब निकलेगा। आप मर ही गए, पता चला निपुण थे ये काम करने में, सारे टेस्ट इस तरीके से आते थे कि कोई नहीं लगा पाता था, लेकिन अपनी सेफ्टी नहीं आती थी तो निपट गए, है ना। अब टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी एक्सीडेंट, कौन कौन से लेबोरेटरी में एक्सीडेंट हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है बर्निंग, जलना, जलने जैसी समस्या भी हमें हो सकती है, किन किन स्थितियों में हो सकती है। सेकंड है इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत आघात, कभी भी आपको बिजली का झटका लग सकता है अगर आपने अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस को यूज ना किया। केमिकल एक्सीडेंट, रासायनिक दुर्घटना भी हो सकती है क्योंकि केमिकल्स का ही पूरा रोल है, अगर प्रॉपर तरीके से उनका यूज ना किया जाए, उनसे बचाव ना किया जाए तो आपको रासायनिक दुर्घटनाओं का भी सामना करना सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ शॉक, यानी सेहत आघात, कौन कौन से ऐसे घटनाएं घट सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे एक एक के बारे में। पॉइजनिंग यानी जहर, जहर कैसे जहरीली गैसें या जहरीले केमिकल्स का बॉडी में अगर एंटर हो जाएगा अगर आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं लोगे, अगर प्रॉपर तरीके से उनसे सेफ्टी नहीं करोगे। चलो अपन देखते हैं सबसे पहले बर्निंग या जलना, किस किस कंडीशन में इंसान जल सकता है लेबोरेटरी में, है ना। तो लेबोरेटरी में बर्निंग के निम्न कारण हो सकते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है हीट, कई सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बनाने के लिए हीट देनी पड़ती है, जिससे हम लैंप का यूज करते हैं, गैस का यूज करते हैं, है ना, आग का यूज करते हैं, जिससे अगर कभी ऐसी स्थिति बनी कि आपने प्रॉपर तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज नहीं किए और डायरेक्ट उन चीजों के संपर्क में आ गए तो आप जल सकते हैं। स्किन आपकी, बॉडी आपकी झुलस सकती है, जल सकती है, कभी कभी आग लग गई, अगर कोई भी स्थिति ऐसी बन गई है तो उसमें आपको ये जलने जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, बिजली का झटका लग सकता है अगर कोई वायरिंग वगैरह बाहर निकली हुई है या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे कोई बहुत ही पतला वायर है लेकिन लोड उस पर बहुत ज्यादा है, जैसे मशीन कोई चल रही है वो पतला वायर था लेकिन लोड उस पर इतना ज्यादा है तो वो वायर गर्म होगा और गर्म होकर वो सीधा जल जाएगा। उसके ऊपर जो कवर लगा होगा रबड़ का, जो वायर के ऊपर जो रबड़ होती है ना, वो जल जाएगी, उसमें आग लग जाएगी, धीरे धीरे पूरी लेबोरेटरी तबाह हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट होता है केमिकल्स, केमिकल्स की वजह से भी आप क्या कर सकते हो, जल सकते हो। केमिकल्स के डायरेक्ट कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, एसिड होते हैं जिनकी वजह से आपको जल। रेडिएशन, कोई किसी तरीके का रेडिएशन अगर लेबोरेटरी से रिलीज हो रहा है वो उसके संपर्क में आप डायरेक्ट आ गए तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण इंजरी टू स्किन और स्किन से रिलेटेड और भी डिसऑर्डर या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन सारी चीजों से ये आप देख सकते हो, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से, केमिकल से, रेडिएशन से
डायरेक्ट सीधा स्किन में, स्किन पे ही कांटेक्ट करेंगे ना ये सारी चीजें, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो रेड विथ ब्लिस्टर, आपने देखे होंगे लाल चकत्ते जैसे बन जाते हैं ना, लाल चकत्ते बन जाते हैं। अगर जैसे आप हीट के संपर्क में आ गए या इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आ गए तो कैसे चकत्ते लाल लाल, आपने देखा होगा ना, वो हिस्सा पूरा जल जाता है, झुलस जाता है ना। तो ये सिम्टम्स होता है, एक ब्लिस्टर और पेन, चकत्तों के साथ साथ दर्द भी हो जाता है। कहीं अगर कोई कहीं पर आप जल गए हो या कोई दुर्घटना के शिकार हो गए हो तो आप देखोगे वहां पर जलन भी होती है, दर्द भी होता है ना। कभी अगर कोई थोड़ा सा भी जल गया होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि यहाँ पे दर्द भी हो रहा है, जलने का पता समझ आएगा ना कभी तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो जल ही गया होगा किसी ना किसी सिचुएशन में। फिर होता है टाइप्स ऑफ बर्निंग। बर्निंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली होती है माइनर बर्निंग और दूसरी होती है मेजर बर्निंग, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, फिर अपन देखते हैं माइनर बर्निंग। माइनर बर्निंग क्या होती है कि माइनर बर्निंग लैब के स्टाफ के काम करते समय रेड हीट के द्वारा हीटिंग टू रिएजेंट सॉल्यूशन प्रिपरेशन माउंटिंग पिपेटिंग के द्वारा हो सकती है। माउथ पिपेटिंग जानते हो आप? माउथ पिपेटिंग अभी तो फिलहाल टोटल तरीके से बंद कर दिए कि ये नहीं करनी चाहिए। अब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनें आ गई हैं, एक से एक ऑटोमेटिक चीजें आ गई। नहीं तो पहले ना माउथ पिपेटिंग करनी पड़ती थी और कभी वो केमिकल खींचने में ना वो सट से अंदर भी खिंचा जाता था और बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, जल जाते थे लोग बाग अंदर। उन केमिकल की वजह से ना कई सारी बीमारियां हो जाती थी कि पता नहीं उनमें क्या है, उन केमिकल्स का हमारी बॉडी पे क्या रिएक्शन होगा, पता थोड़ी है। पता है क्या कि क्या रिएक्शन होगा? जो रिएक्शन जो आएगा ना वो बहुत परिणाम खराब आएगा। तो ये हीटिंग वगैरह जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन को अगर हीट करते हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो ये माइनर बर्निंग कहलाती है। जैसे किसी सॉल्यूशन को हम हीट दे रहे थे, उसके साथ साथ हमें भी थोड़ी सी हीट मिल गई तो वो हिस्सा पूरा जल के खराब ही हो जाएगा। दूसरी होती है मेजर बर्निंग। मेजर बर्निंग में बहुत ज्यादा इंसान जल जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन या हायर क्वांटिटी ऑफ केमिकल के कनेक्ट्स में जब आ जाता है, जब कोई बिजली के तारों से चिपक गया कोई वर्कर, तो वो कहलाती है मेजर बर्निंग कि बहुत ज्यादा इसमें झुलस गया है, एकदम झुलस जाते हैं ना, जैसे कि एकदम कपड़े चिपक जाते हैं बॉडी से। अगर कभी आग लग जाती है तो बॉडी से कपड़े चिपक जाते हैं, बॉडी से कपड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग कभी काम करोगे, हॉस्पिटल्स में जाओगे, मैंने तो 1-2 केस देखे ऐसे झुलसे हुए। ऐसे एक लड़की आई थी, उसने अपने ऊपर, एक बार एक हॉस्पिटल में मैं करता था जॉब, तब एक लड़की आई थी, उसने अपने ऊपर तेल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली थी। वो पूरी झुलसी हुई थी, केवल पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी जली हुई थी। उसके जो कपड़े पहने हुए थे वो चिपके हुए कपड़े थे, बॉडी पे वो कपड़े चिपक गए थे। तो उसकी मम्मी, उसका भाई और डॉक्टर वो लगे हुए थे, वो कपड़े निकाल रहे थे बॉडी से, इस तरीके से चिपक गए थे। आप लोग वो सोच सकते हो। फिर क्या होता है कि दोनों हाथों से ना वो जलन करती है, बॉडी बहुत ज्यादा जल जाती है। क्या होता है कि अगर इंसान इस, जैसे किसी ने अपने आप इस तरीके की सुसाइड वगैरह किया, अगर वो मर गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो बच गया तो फिर वो पेशेंट ऐसा वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, बीच वाली स्थिति रह जाती है। उसको ठीक होने में महीनों लग जाते हैं। फिर उसकी पूरी बॉडी पे वो जलन से बचने के लिए फिर उसके लिए ऊपर जेल लगाया जाता है और कई महीनों तक बिना कपड़ों के ही रखा जाता है। चारों तरफ पर्दे वगैरह कवर की कर दिए जाते हैं, और क्योंकि ये कपड़े तो पहना नहीं सकते जब तक उसकी स्किन ठीक नहीं हो जाएगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसी स्थिति में। तो अगर कभी ऐसी, इसलिए इन चीज़ों, कई बार लेबोरेटरी में ऐसे एक्सीडेंट हुए जिनमें जो स्टाफ है वो झुलस गया पूरा, बेचारों ने कुछ नहीं किया था, काम ही कर रहे थे, अपनी जॉब कर रहे थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी कि लेबोरेटरी में आग लग गई तो वो खुद ही झुलस गए। वो झुलसे तो सीधी ऐसी स्थिति बनी कि पूरे कपड़े बॉडी से चिपक गए। फिर बहुत ही दुखद स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए लैब सेफ्टी में सबसे पहले ये जरूरी होता है कि हमें जितने भी एक्सीडेंट से संबंधित जितने केस हो सकते हैं उनसे बच के रहना। चलो फिर हम बात करेंगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए अगर कोई कभी ऐसी स्थिति बनी जाती है। जैसे कोई माइनर बर्निंग हुई है तो उसके दौरान क्या करोगे, उसके ऊपर तुरंत पानी से उसको इन्फेक्टेड एरिया को वॉश कर दो। जैसे कहीं अपन जल भी जाते हैं ना, जैसे कोई मान लो उंगली आग से टच हो गई, कभी ऐसी हो गई, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसको पानी में डुबा लेते हैं, या उसके ऊपर गांव में तो पता क्या चलता है, कोलगेट लगा लेते हैं। पता है आप लोगों को, जानते हो जो पेस्ट होता है ना दांतों पे घिसने वाला, कोलगेट लगा लेते हैं, कहीं आटा चिपका लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, ताकि वो चीजें ठंडक देती हैं।
वो चीजों की जो प्रकृति होती है, कोलगेट की या आटा, गीला आटा करके लगा लेते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, ठंडी होती है, ताकि वो सेल्स जो जल गई हैं उनको राहत मिले उससे, इसलिए लगा लेते हैं। कई सारे गांव वाले उस पर मिट्टी चिपका लेते हैं, वो कोलगेट लगा लेते हैं, इन सब चीजों में ठंडक मिले। तो पानी से उस इन्फेक्टेड एरिया को क्लीन करना चाहिए। अगर केमिकल के द्वारा बर्निंग हुई है तो पर्टिकुलर एरिया को डिटॉल वगैरह जो आते हैं या सेवलॉन वगैरह जो होते हैं, तो उनको पानी में आधा ढक्कन डिटॉल डाल लो, उतनी मात्रा में पानी डालो, तो उसको करके वो कॉटन की सहायता से उस इन्फेक्टेड एरिया को क्लीन करना चाहिए, क्योंकि डिटॉल ही या सेवलॉन वगैरह ही ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो केमिकल्स वगैरह को क्लीन कर सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद अगर जैसे डिटॉल से आपने किसी एरिया को साफ कर दिया, तो उस अगर जैसे रेड जैसे रेसेस बन गए ना, तो उसके ऊपर बीटाडिन आती है। बीटाडिन सब लोग जानते हो ना, वो पीली मलहम, जलने पे, खुरचने पे, सब जगह वो बीटाडिन चलती है, तो वो लगा देनी चाहिए, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया पे राहत मिले। नेक्स्ट होता है कि विक्टिम के कपड़े जल्द से जल्द रिमूव कर देने चाहिए। अगर कोई स्थिति ऐसी बन गई है कि किसी स्थिति में पेशेंट जल गया है, तो उसके तुरंत पहले तो कपड़े, क्योंकि वो कपड़े हो जाते हैं गर्म और वो ऐसे चिपके होते हैं ना, तो वो और दर्द देते हैं और वो जलाते हैं, तो सबसे पहले उसके रिमूव कर देने चाहिए कपड़े। जिस एरिया को वो जला हुआ है तो तुरंत उस जगह के कपड़े हटा दो, नहीं तो आगे और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी शॉक। दूसरी दुर्घटना कैसे हो सकती है? विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी शॉक के द्वारा, विद्युतीय आघात जो होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट, लेबोरेटरी में ओपन वायरिंग अगर हो, आप लोग ये वायरिंग देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो, कहीं भी आपको वायरिंग दिख रही है? वायरिंग दिख रही है? कहीं पे भी नहीं दिख रही है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से, जैसे वो फैन है और वहां स्विच है, तो उसके वायर अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग है। अगर कभी ऐसी स्थिति बन भी जाएगी कि वहीं पे अगर तार में मान लो आग लग गई, तो वो आग बाहर नहीं आ पाएगी। ये सेफ्टी होती है, पहले के जमाने में नहीं चलती थी। अभी आप आज से 10 साल पहले देखोगे तो क्या करते थे, पट्टी लगा देते थे और उसके अंदर वायर करके उसको ठोक पीट देते थे। ऐसा कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ओपन वायरिंग नहीं होनी चाहिए, अंडरग्राउंड वायरिंग रहे। अगर कभी आग वाग लग भी जाती है तो कम से कम वो उसी के अंदर तो लगेगी, वो हम तो नहीं इन्फेक्टेड होंगे। चीजें तो सब चीजें बदल जाती हैं, हम वायर वो निकाल के वायरिंग चेंज करवा लेंगे, हम ही नहीं बचेंगे तो क्या चेंज करवा लेंगे, तुम थोड़ी चेंज हो जाओगे, है ना। तो ओपन वायरिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए पैथोलॉजी में। लैब वगैरह में ओपन वायरिंग अगर होगी तो दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। लैब क्या, मैं तो बोलता हूँ घर में भी नहीं होनी चाहिए कभी भी। वायरिंग ऐसी होती है कि इससे हजारों, अगर आप ये आंकड़े उठाओगे ना कि जिसका बिजली के शॉक लगने की वजह से, तो हजारों लाखों में ये संख्या जो बिजली के शॉक लगने की वजह से मर गए हैं जो लोग पास, ओपन वायरिंग लापरवाही के चलते, है ना। सेकंड होता है वीक इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई। जैसे पावर जो सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है लेकिन जरूरत है ज्यादा। जैसे एक सेल काउंटर होता है अपना लैब में, एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेल काउंटर, वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा लाइट खींचता है, लेकिन पतली सी वायर लगा दी, पतला सा वायर लगा दिया, अब वो लाइट खींचने की कोशिश करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको तो चाहिए है लाइट, और वो उतना होगा नहीं तो वायर होगा गर्म, और वायर गर्म होगा तो उसमें आग लग जाएगी, तो ये एक अलग खतरा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा लेबोरेटरी में पावर कंट्रोलर का यूज ना करना। जो पावर कंट्रोलर आप लोग जानते हो ना, पीवीसी वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि अगर मान लो यहां से वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई, वहां पीवीसी है, अब हम वहां तो जाके चीजें कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। जैसे किसी बोर्ड में ही आग लग गई, अब वहां तो जाके उसको बंद कर नहीं पाएंगे, तो पीवीसी एक कंट्रोलर होना चाहिए कि हम तुरंत वहां से बंद कर दे तो पूरा सप्लाई बंद हो जाए। आप लोग घरों में भी देख रहे होंगे, कहीं भी अब होता है तो ये एक पूरा कंट्रोलर रखते हैं कि एक पावर सप्लाई रहे, कि एक यहाँ से स्विच बंद कर दो तो पूरा यहाँ पे पावर की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या क्या देना चाहिए। अगर कोई विद्युतीय आघात ये प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, तो सबसे पहले डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है। बाद में जो प्रिकॉशन है अपनी तरफ से वो तो कर लेनी चाहिए, ऐसा ना हो कि खुद ही ट्रीटमेंट कर डालो, क्योंकि ये मेजर एक्सीडेंट में आता है, ये माइनर एक्सीडेंट में नहीं आता है। विद्युत के जो शॉक लग जाते हैं वो मेजर एक्सीडेंट है, वो बड़ी दुर्घटना है, वो छोटी सी दुर्घटना नहीं है जिसको आप लोग हैंडल कर सकते। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि कृत्रिम रेस्पिरेशन रेगुलेट करना चाहिए। जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कृत्रिम तरीके से, कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं पैथोलॉजी में, अगर आप लोग देखोगे कोविड में यूज किए हैं उन लोगों को, जैसे लगा के ना उसको ऐसे प्रेस किया जाता है, उसमें एक एयर भरी हुई होती है, वो अगर इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क जैसा होता है, उसको बार बार लगा के ऐसा प्रेस किया जाता है। कभी ऐसी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से हार्ट ने या पंप वगैरह करना बंद कर दिया है, तो उसको
करते हैं ना, तो वो लगा के ऐसे ऐसे दबाया जाता है ताकि एयर बॉडी में जाए, तो हो सकता है उसकी वजह से फिर से इंस्ट्रूमेंट वो अपने जो अंग है वो काम करने शुरू कर दें। अगर विक्टिम इलेक्ट्रिसिटी वायर से कनेक्ट है, अगर कोई चिपका हुआ है, तो उसको जाके हाथ से ना आप लोग छिटा देना कि अब हम इसको हटाते हैं, वायर से अलग करते हैं। हमेशा उस स्थिति में आप लोग हमेशा याद रखना, या तो लकड़ी का इस्तेमाल करें, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें रबड़ वगैरह लगी हो, जैसे प्लास हो गया, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे करंट आपको ना लग जाए। नहीं तो आप किसी ऐसा कोई पेशेंट वायर से चिपका हुआ था, आपने उसको जाके निकाल, आपने तो अच्छा ही करने की कोशिश की थी, पता चला उसके साथ आप भी चल दिए पीछे पीछे, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अगर कोई पेशेंट अगर इस तरीके की स्थिति में, तो उसको तुरंत अलग करो पहले उस वायर से, लकड़ी की मदद से। आपको कभी भी उसमें हाथ का यूज नहीं करना है कि खुद ही पहुंच जाओ बादशाह बन के, तो बादशाह बन के ऊपर निकल जाओगे सीधे, उसके साथ साथ पीछे आप लोग भी चिपक जाओगे, बाल खड़े हो जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट जो होती है दुर्घटना, वो है केमिकल एक्सीडेंट, रासायनिक दुर्घटना। रासायनिक दुर्घटना के अंतर्गत क्या क्या आता है? अगर कोई अधिक तेज एल्कलाइन या एसिड बॉडी से कनेक्ट होने पर ह्यूमन बॉडी बर्न हो जाती है। अगर कोई बहुत तेज एल्कलाइन है या एसिड है ना, कई तरीके H2SO4 होती है, अगर वो बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो बॉडी जल सकती है। केमिकल्स कई सारे आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे, केमिकल्स को डाल के भक से आग लग जाती है। कई सारे केमिकल्स का आपस में रिएक्शन ऐसा होता है कि वो आग लगा देंगे, या केमिकल्स इस तरीके से बनेंगे कि जला, भले ही आग दिखेगी नहीं लेकिन जल जाएगी, अगर हमारी बॉडी जल जाएगी अगर उसके संपर्क में आ गए। तो ये केमिकल्स के रिएक्शन होते हैं, इसलिए बोलते हैं एप्रॉन पहन के रखो, मास्क पहन के रखो, ग्लव्स पहन के रखो, कि सबसे पहले वो कांटेक्ट में आए, डायरेक्ट हम ना डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, है ना। नेक्स्ट, इसमें रीजन ऑफ केमिकल एक्सीडेंट क्या क्या है? तो केमिकल का बॉडी से टच हो जाने पर, अगर आप केमिकल के डायरेक्ट बॉडी से टच हो जाता है तो आपको केमिकल दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है केमिकल को निगल जाने पर, अगर कोई माउथ पिपेटिंग वगैरह कर रहे थे और तब से आप अंदर उसको निगल गए केमिकल को, तो ये समस्या आपको हो सकती है। अगर आपने केमिकल पी लिया थोड़ा सा, माउथ पिपेटिंग या किसी भी तरीके से, अगर किसी भी टेस्टिंग के दौरान, कोई प्रोसीजर के दौरान अगर आपने पी गए तो फिर वो बहुत ही घातक परिणाम होंगे। नेक्स्ट क्या होगा? पॉइजन गैसेस को श्वास से अंदर, अगर कोई आपने केमिकल्स को मिक्स किया, उससे कोई गैस रिलीज हो रही है और आप वहीं ऊपर ही लगे थे मिक्स करने के लिए, यहां से निकली, हा बोले बहुत सुगंधित गैस है। आप लोगों ने देखा होगा 1984 का दौर भोपाल का, लाखों लोग मरे थे, हजारों लोग मर गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट सुना है? गैस रिलीज हो गई थी, वहां गैस रिलीज हुई थी, 20 किलोमीटर दूर लोग बाग मर गए थे। अब सोचो वो वहां सिटी में है, भोपाल में, वो सिटी में वो है, और आनंद नगर में लोग बाग की डेथ हो गई थी, कितना दूर है वहां से वहां तक। सोचो वो कितनी गैस कितनी इफेक्टेड होती है। कभी कोई ऐसी गैस हो जाती है, ऐसी गैस को आप इनहेल कर लेते हो तो कितनी सारी बहुत बड़ी समस्या आपको सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट एड क्या क्या लेंगे इसमें? केमिकल्स को कभी भी हाथों से टच नहीं करनी चाहिए, उन्हें किसी ग्लास वेयर की मदद से ही उपयोग में लाना चाहिए, कभी भी हाथों से टच नहीं करना चाहिए। अगर किसी को मिक्स करना है तो स्पून वगैरह जो आते हैं, या जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ग्लास वेयर्स होते हैं, कई सारे ग्लास वेयर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कांच के या जो भी होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए, डायरेक्ट हाथों से उनको टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि एसिड तथा एल्कलाइन पर वर्क करते समय एप्रॉन और ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई एसिड या एल्कलाइन वाले किसी सॉल्यूशन पे आप वर्क कर रहे हो तो हमेशा एप्रॉन और ग्लव्स को आपको पहनना ही चाहिए। नेक्स्ट है स्किन पर H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाने पर क्या करना चाहिए? तो दो तरीके से, अगर कोई स्किन पे अगर गिर गया तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्किन को बार बार प्योर वाटर जो गिरता है ना सीधा नल के नीचे, जिसको हम बोलते हैं टैप वाटर, तो उससे हमें क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए। सेकंड होता है नॉर्मल सलाइन के 50% सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। नॉर्मल सलाइन जो होता है उसके भी 50% सॉल्यूशन पैथोलॉजीज में अवेलेबल होता है, तो उसको भी हम सीधा उस जगह पे डाल के वो वॉश करेंगे, जिससे उसका इफेक्ट कम हो जाए। फिर होता है आईज में अगर एसिड गिर जाए किसी तरीके से, अगर आंखों में लग गया, हाथों से छुआ था वो आंखों तक पहुंच गया, तो आईज को रनिंग टैप वाटर से वॉश करना चाहिए। क्या होता है रनिंग टैप वाटर? समझते हो? पानी बाल्टी में भरा, बकेट में एक बाल्टी में भरा, ऐसी नाक पकड़ के और ऐसे आंखें, उसमें आंखें खोलो, ये कहलाता है। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा होली में आंखों में रंग चला जाता है ना, गुलाल चली जाती है, तो ऐसे बंद करके और ऐसे उसमें डाल के आंखें खोल देते हैं, ताकि आंखों में जितनी गंदगी चली गई है 2-3 बार ऐसे रनिंग टैप वाटर में वॉश कर देना चाहिए तुरंत, अगर आंखों से कोई केमिकल को
कांटेक्ट में आ जाता है। और दूसरा होता है कि वॉश बॉटल, एक बॉटल होती है जिसमें ऊपर से ना ऐसे पिचकारी निकलती है ना, तो उससे आंखों को साफ करना चाहिए। उससे आप उससे स्प्रे करोगे ना, स्प्रे जैसे आपने कॉलिन देखा है ना, कॉलिन जानते हो ना, जिससे कांच वाँच साफ करते हैं, फिस फिस कर ऐसी होती है, वो फिस फिस करके आंखों को और कॉटन से साफ करते रहना चाहिए ताकि जो इफेक्ट हुआ है केमिकल का वो तुरंत क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एल्कलाइन से जल जाने पर। नेक्स्ट करो, अगर कभी एल्कलाइन वगैरह से जल जाते हैं तो क्या होता है कि अफेक्टेड जो स्किन होती है उसको बार बार वॉश करना चाहिए। सबसे पहला तो नियम होता है कि अगर किसी केमिकल से और बिजली छोड़ के या कोई आप किसी भी तरीके की दुर्घटना है केमिकल वगैरह से कहा जाए तो सबसे पहले जल गए, या अगर आप वाइंडिंग वाली कंडीशन में हो या आप केमिकल एक्सीडेंट वाली कंडीशन में हो, तो सबसे पहले तो उसको उस जगह को पानी के नीचे कर दो, जले में भी और केमिकल रिएक्शन में भी, ताकि वो जो रिएक्शन है वो पानी की वजह से धुल जाएगा और साफ हो जाएगा और रिएक्शन कम हो जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा उसका, है ना। कॉटन जो आता है ना, कॉटन को सिरके में भिगो के उससे बार बार उसके ऊपर टैप करना चाहिए, ताकि उससे क्या हो जाता है आपको वो जगह जो होती है वो क्लियर हो जाए। सिरका नहीं समझते हो, सिरका जो अलग अलग तरीके के, हाँ विनेगर से, और आप उसको साफ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ शॉक के क्या क्या तरीके के सेहत अगर आप लग सकते हैं। तो अगर लेबोरेटरी में सबसे पहले तो यही है कि अगर फर्श गीला हो सकता है तो आप उस पर फिसल के गिर जाओगे तो पहले तो कमर ही तोड़वा लोगे। अगर आप फर्श पे फिसल के गिरे तो कमर टूटी तो वही सबसे पहले तो वहीं लेट गए आप, सबसे बड़ी यही हो सकती है ना। प्रिकॉशन क्या क्या यूज कर सकते, तो हमेशा फर्श सूखा हुआ होना चाहिए। आप लोग हमेशा देख लो फर्श सूखा, रबड़ की चप्पल जो लोग पहनते हैं वहां भी फिसल जाते हैं रबड़ की चप्पलों से, है ना। तो हमेशा प्लास्टिक वगैरह की जो दूसरे स्लीपर्स आते हैं उनको यूज कर। लेबोरेटरी में वर्क करते समय स्टाफ को रबड़ के शूज, सैंडल, स्लीपर ईटीसी ये नहीं पहनने चाहिए। अगर रबड़ के होंगे ना तो फिसलने का बहुत ज्यादा डर होता है उससे, है ना, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो लैब्स के टूटे कांच के टुकड़े, अगर जैसे कोई पेपेट या कोई पेपेट तो नहीं टूटता है, ये कोई ग्लास वेयर वगैरह अगर जमीन पे गिर गया, टेस्ट ट्यूब जमीन पे गिर गया, वो टूट गया, वो टूट के उनका कांच फैला था, और अगर वो आपके पैरों में घुस गया, कहीं भी अगर आपको लग गया, चुभ गया, तो ये एक तरीके का आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट, सबसे पहले जो अफेक्टेड एरिया है वहां अगर ग्लास के टुकड़ा, अगर ग्लास का कांच वगैरह लगा हुआ है तो सबसे पहले उसको निकाल देना चाहिए ताकि उसका जहर ना फैले और वो आगे प्रॉब्लम ना करे बॉडी में। और डेटॉल वगैरह से, सेवलॉन वगैरह से जो होते हैं क्लीनिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे सबसे पहले क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लड आ रहा होगा, कांच को निकाला तो ब्लड निकल रहा होगा, उससे क्लीन करो, फिर उसके ऊपर बीटाडिन वगैरह लगा के उसको थोड़ा सा कवर कर लो, है ना। नेक्स्ट होता है इसके बाद बीटाडिन से क्लियर। बीटाडिन आप लोग जानते हो ना, लिक्विड में भी आता है और जेल फॉर्म में भी आता है। क्लियर करने के बाद अफेक्टेड एरिया को टिंचर, आयोडीन वगैरह जो होता है उससे कॉटन की पट्टी बांध देनी चाहिए, है ना, उसके ऊपर फिर पट्टी कर देनी चाहिए ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कट लगा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कांच लग जाता है तो ब्लीडिंग फिर ऐसे नहीं रुक जाती है कि नहीं तो आप इंतजार करो कि हमारी तो प्लेटलेट्स अभी दीवार बना रही हैं, प्लेटलेट्स हमारी अभी रोक रही हैं ब्लीडिंग को, तो वो नहीं रोकेगी, वो वहां से बहती रहेगी, है ना। तो इस तरीके की स्थिति में पट्टी बांधना जरूरी। नेक्स्ट होता है पॉइजनिंग, जहर का खतरा। पॉइजनिंग जो सब्सटेंस होते हैं उनका क्या क्या किस किस तरीके से पॉइजनिंग बॉडी में जा सकते हैं पैथोलॉजी में, तो उनके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट, पॉइजनिंग को श्वास के द्वारा खींचने पर, जैसे कोई पॉइजन है उसमें रखा हुआ है, अगर हम उनका यूज कर रहे थे, कई सारे केमिकल होते हैं जो पॉइजन के रूप में काम करते हैं, अगर आप उनको पी लोगे तुरंत मर जाओगे, जहर होते हैं वो एक तरीके। अगर हम उनका यूज कर रहे थे और अगर गलती से वो खिंचा गए सांस वहां से, अगर हमने उनको किसी दूसरे केमिकल्स के साथ मिलाए और उनने कोई गैस रिलीज करी, अगर सांस वांस लेने में अगर वो खींचने में आ गए तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। अगर वो खींच गए और आपने सांस ले लिया तो फिर आपकी मौत निश्चित है, जहर है वो तो सीधा, है ना। नेक्स्ट क्या है, पिपेटिंग करते टाइम मुंह, अगर मुंह से निगल लिया, अगर आपने जैसे पिपेटिंग कर रहे हो, माउथ पिपेटिंग कर रहे थे और अगर वो गलती से आप उसको निगल गए हो, माउथ पिपेटिंग में जो केमिकल आप खींच रहे थे और वो चला गया अगर मुंह में, तो फिर उस स्थिति में आपको जान गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि वो केमिकल क्या है ये तो हमें पता नहीं है। अगर कोई ऐसा केमिकल हुआ जिसमें बॉडी में बहुत तेज स्थिति में रिएक्शन होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिम्टम्स के बारे में हम देखेंगे, अगर किसी तरीके की पॉइजन अगर बॉडी में चला जाता है और हमें तुरंत पता नहीं चला तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। घबराहट हो सकती है, एक तो अगर कोई बॉडी में जहर
जहरीला पदार्थ चला गया तो उसमें घबराहट होगी। सेकंड होगा कि वॉमिटिंग हो जाएगी आपको, है ना, होता है ना अगर कोई जहर, कई लोग, अगर आप लोगों ने कभी ऐसी सिचुएशन देखी हो कि कई लोग सेल्फास वगैरह खा लेते हैं, जहरीली दवाएं खा लेते हैं, तो उनको ना फिर उल्टियां होती हैं। एक बार ऐसा भी सिचुएशन हुई थी, एक पेशेंट आई थी मेरे समय पे एक हॉस्पिटल में, उसने ना 4-5 वो क्या नाम से बालों में लगाने वाली जो वो नहीं होती है कलर डाई बोलते हैं जिसको, काली डाई, काली पत्थर डाई, वो पी गई थी। उसको पी लिया था मरने के लिए, घर में झगड़ा वगैरह हुआ, लड़ाई वगैरह हुई, तो उसने वो पी गई वो डाई, उससे मर जाते क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, बहुत गंदे केमिकल्स होते हैं, पी गई। अब क्या हुआ था कि 2012 के पहले ना ये केमिकल जो डाई आती थी ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड आती थी, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती थी, अगर इंसान को 2 घूंट भी पिला दो ना उतने में मर जाता था वो। जब 2012 के बाद ये बहुत ज्यादा ये केसेस आने लगे थे कि लोग डाई पी के मर रहे थे, क्योंकि या तो जहर की गोलियां ऐसे डायरेक्ट तो मिलती नहीं है, और वो डाई मिल जाती है फटाक से पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, तो वो पी के उसको बढ़िया अमोनिया वगैरह में घोल के और गट से पी गए। गांव में तो ये बहुत सारे, तो क्या हुआ था 2012 के बाद उसका जो पावर था ना उस डाई का वो कम कर दिया था कि लोग बाग मरे ना, मरते नहीं थे, बीच वाली स्थिति। अब वो उन गांव की महिलाओं को तो पता नहीं है कि इसका पावर कम कर दिया है ना, तो वो क्या होती है, मरती नहीं है, उल्टी होने लगती है। भका उल्टी नहीं होती है तो चारकोल की गोलियां आती है, मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं, चारकोल की गोलियां कहलाती हैं, 5-6 गोलियां खिला दो, काली गोलियां आती हैं, चारकोल की टैबलेट्स बोलते हैं उनको, 5-6 गोलियां खिला दो तुरंत उल्टी हो जाती है। तो जितनी मटेरियल होता है ना पेट में वो सब नहीं, अगर वो नहीं निकल पाता है ना तो फिर नाक से फिर एक बॉल डालते हैं, फिर एक पाइप डालते हैं नाक से, फिर खींचते हैं पेट से वो आइटम। अगर उल्टियों से नहीं निकलता ना, उसके ऊपर, उस ट्यूब के ऊपर जेल लगा के नाक से घुसा देते हैं पूरे अंदर तक, स्टमक तक, और फिर उसको खींचते हैं, पूरा जो अंदर का जो प्रोडक्ट होता है पूरा खिंच के आ जाता है उसी के थ्रू, क्योंकि वो जहरीला जो पदार्थ होते हैं ना। इसके अलावा आपको स्टमक पेन, पेट में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि वो केमिकल पेट में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। डायरिया, दस्त भी लग सकते हैं, अगर केमिकल्स आपने निकल गए तो दस्त भैया लग जाएंगे बहुत तेज वाले। हार्ट अटैक की समस्या भी आ सकती है, जैसे कोई ब्लड के साथ कोई केमिकल्स मिक्स हो गए, अगर आपकी ब्लड के साथ केमिकल्स मिक्स हुए तो फिर वो जाएगा हार्ट में जाएगा। किडनी तो एक तो पहले तो उसको किडनी साफ करने का काम करेगी, है ना, किडनी उसको क्लीन करने का काम करेगी, लेकिन अगर वो गलती से हार्ट वगैरह में पहुंच गया, वहां से वेन वगैरह को क्लोज कर दिया, अगर वेन को चिपका दिया आपस में या किसी तरीके से उनका जो सरफेस है उसको बंद कर दिया, तो फिर हार्ट अटैक आना तय हो जाएगा। तो ये भी एक स्थिति बन सकती है। इसमें क्या क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेंगे, तो सबसे पहले तो जो पॉइजन वाला जो व्यक्ति है, पॉइजन गैस वगैरह ले ली, उसको खुली हवा में बिठा दो, जैसे बंद कमरे में ना बिठाओ, उसको खुली हवा में बिठा दो ताकि वो वातावरण से अच्छे तरीके से सांस ले सके, और जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता फिर डॉक्टर तो ट्रीटमेंट कर ही देगा, है ना। सेकंड होता है कि पॉइजन केमिकल को निगल लिया तो स्टमक को वॉश करना चाहिए। मैंने बताया ना, चारकोल वगैरह की जो टेबलेट्स आती हैं वो खिला दो, तुरंत 5-6-10 टेबलेट खिला दो, तो तुरंत फिर भकाभक उल्टी होगी, जितना पेट में मटेरियल होगा ना वो सब बाहर आ जाएगा उस उल्टी के थ्रू, है ना। तो आप लोग हमेशा याद रखना, कभी आप लोगों के साथ ऐसी स्थिति बन जाती है, 5-6-10 चारकोल की टेबलेट ना सभी को घर में रखना चाहिए। अगर कभी ऐसी स्थिति बन गई है, कुछ खा गए उल्टा सीधा कुछ हो, तुरंत चारकोल की गोलियां खा लो, तुरंत उल्टी हो जाएगी आपका। तुरंत उल्टी क्या होती है, उल्टी से ना फ्लश हो जाता है पूरा अंदर का मटेरियल, पेट स्टमक जो होता है ना वो एकदम फ्लश हो जाता है। समझ आई चीजें। जैसे क्या होता है कि कभी कभी ना इंसान को, मैं पता क्या मानता हूं, महीने में एक बार उल्टी होना और महीने में एक बार डायरिया होना ना ठीक रहता है। उल्टी हो गई तो आपका पूरा स्टमक फ्लश हो गया, अगर डायरिया हो गया तो आपकी पूरी जो इंटेस्टाइन है पूरी फ्लश हो जाती है, अगर कोई गंदगी भी होगी ना पूरी साफ हो जाती है। समझ आई चीजें। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा कि फर्स्ट एड क्या, किस तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है लेबोरेटरी में तो किस किस तरीके के फर्स्ट एड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आगे ये ध्यान रखेंगे कि हमें किस किस तरीके के प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। कभी कभी वायरिंग हो गई या कोई भी चीज हो गई, अगर वो खुली हो गई और अगर उसमें आग पकड़ गई तो आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते, क्योंकि आगे चल के आप सब ये काम करने वाले हो, ये काम करोगे, वहां कुछ ना कुछ लापरवाही तो इंसान ही करता है, अगर लापरवाही इंसान ना करे तो वो भगवान बन जाए, है ना। तो जितना हो सके उतना लापरवाही कम करें,
है ना, और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और लैब स्टाफ को, अगर कहीं के मान लो आप बॉस हो और वहां पे आपके नीचे 10-15 स्टाफ काम कर रहा है, तो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है कि आप सबसे पहले उनकी सेफ्टी को इंश्योर करो। अगर आप उनकी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकते तो आपको एक हेड होने की जरूरत नहीं, ना आप एक हेड होने के लायक है ना। ठीक है, फिर समझ आ गई ना।